माध्यम से व्हाट इज बीएड, लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन बीएड, सभी आपने देख रखा है? मैम हम यूट्यूब पर देखे थे चैनल को, मतलब फिर उसके बाद पेमेंट किए, फिर ज्वाइन हुआ। आप सभी सूरत से सभी बच्चे जुड़ गए हैं कि अभी कोई बचा भी है? I already have introduced myself in the video, which you might have seen. I will introduce myself again. Hello, everybody. I'm Pragya Singh. I appeared in CUET 2022 entrance examinations, where I cleared B.Ed special education as well as the B.Ed general education in Banaras Hindu University, other than MSc in environmental sciences. I also appeared in Allahabad entrance examinations, B.Ed entrance examinations, where I secured all India rank 5 in KP training, और SS खन्ना में मेरा रैंक 1 था। मैंने दोनों सीटेट के दोनों पेपर को क्लियर कर चुकी हूँ मैं। तो आपने इंट्रोडक्शन तो सुन लिया होगा पहले ही, आपको पता है कि हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया भी क्यों था। तो यूजुअली आप लोगों ने समझ लिया होगा कि बीएड क्या होता है। अभी तक वीडियो देख कर आए होंगे, नहीं देख कर आए होंगे तो एक बार आप जाके देख लीजिएगा बीएड क्या होता है। आप लोग बीएड की तैयारी करने आए हैं, पता तो होगा कि बीएड क्या होता है, पर फिर भी एक डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि आखिर बीएड होता क्या है, लीगल तौर पे एक शिक्षक की क्या परिभाषा है गेजेट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, और कितने करियर ऑप्शंस हैं बीएड करने के बाद। यूजुअली लोगों को लगता है ना कि बीएड करने के बाद सिर्फ एक अध्यापक बन सकते हैं, पर ये टीचिंग एरियाज हैं बीएड करने के बाद। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में जाना चाहें तो आप उसके बाद बीएसए, यूपीपीएससी, बीएसए का एग्जाम दे सकते हैं, आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं, और आप खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं यूपीपीएससी बीईओ एग्जाम देके। ये सभी एग्जामिनेशंस में आपके बीएड की डिग्री मांगती है। तो हमने टीचिंग लेवल पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की थी, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी अपॉर्चुनिटीज की बात की थी, हमने सभी वीडियो में ऑलरेडी बता रखे हैं। हमने करियर की बात कर ली, हमने बीएड की बात कर ली, हमने लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी बात कर ली है उस एक और वीडियो में जो कि अपलोड हो चुकी है। आप लोग देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। इन केस जितने भी नेशनल लेवल पे बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, हमने सबके लिस्ट बनाए थे। ऑलमोस्ट 11 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस थे अदर देन सीयूईटी, जैसे यूपी बीएड, बिहार बीएड, जितने अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के तो सीयूईटी में ही आ जाते हैं। और एनसीईआरटी का अपना एक अलग बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता है, जिसमें बीएड का अलग एंट्रेंस होता है और इंटीग्रेटेड कोर्सेज के अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि बीएससी बीएड, बीए बीएड। एक और प्रोग्राम होता है एनसीईआरटी के आरआई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जहाँ से बीएड होता है, वो है बीएड प्लस एमएड, बीएड की डिग्री प्लस एमएड की इंटीग्रेटेड डिग्री आप वहाँ से ले सकते हैं। ये भी अच्छा ऑप्शन है। मतलब अगर आप सोचे हैं कि हमको बीएड करना है तो आप ये भी ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको सिर्फ बीएड करना है कि आपको बीएससी ग्रेजुएशन तो हो चुका होगा आपका, तो आपको सिर्फ बीएड करना है कि आपको बीएड प्लस एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स करना है। तो बहुत अभी ज्यादा यूनिवर्सिटी इसको नहीं कंडक्ट करा रही है, सिर्फ एनसीईआरटी अभी तक मेरे ध्यान में है कि एनसीईआरटी कंडक्ट करा रही है। उसके आरआई हमने ऑलरेडी बता चुके हैं वीडियो में। आप लोग जाके, अगर इन केस भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर हमने डीएलएड के बारे में बात किया कि डीएलएड क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसे बीएड होता है वैसे ही डीएलएड होता है। उसका ये दोनों एक एजुकेशनल कोर्सेज होते हैं जो एजुकेशन के फील्ड में आप सभी ले सकते हैं एक टीचर बनने के लिए। पर सबसे बेसिक डिफरेंस ये होती है कि अगर आप लोग डीएलएड करते हैं तो आप लोग प्राथमिक के शिक्षक बन सकते हैं, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप 6 to 8 प्लस हायर एजुकेशन के टीचर्स बन सकते हैं, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। समझ में आया? हम ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं।
उसके बाद हमने अभी ये वीडियो हम नहीं बनाए हैं और ये कल वीडियो बनाएंगे इस पे। सिलेबस को डिटेल्ड फॉर्म में, एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में आप सभी को बताना। हमने ऑलरेडी पीपीटी बना के रखा है, बस उसको वीडियो उस पे बनानी है। और एक हमने लिखा हुआ है, पूरा लिख के रखा हुआ है डिटेल स्ट्रक्चर में। इसको भी हम आप लोग को वीडियो के थ्रू ही समझाएंगे। अभी समझाने का फायदा नहीं, क्योंकि बहुत इसमें लिखवाने हैं, छोटे छोटे बहुत डिटेल्स हैं, बहुत कई पेपर हैं। जब तक आपको हम ग्राफ बना के एक फ्लो चार्ट बना के नहीं दिखाएंगे कि ये एग्जाम है तो इसका ये पार्ट ए भी ये चीजें आती हैं, पार्ट बी में ये चीजें आती है, तो हम अभी नहीं बताने का सोचे थे। इस गूगल मीट के जरिए हम आपको उस पर डिटेल वीडियो ही बनाएंगे, कल परसों तक आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर इंटरैक्शन का हम सोचे थे कि देखिए, जो जो चीज़ें आप लोग को ओरिएंटेशन में बताई जाती हैं कि कोर्सेज क्या होती हैं, कोर्सेज कैसे, कोर्सेज में क्या आप लोग करना है, क्या पढ़ना है, कैसे कितने मटेरियल्स दी जाएंगी, वो तो बताई ही जाएंगी। पर हम इंटरैक्शन सेशन इसलिए रखे थे क्योंकि आप लोग अगर बीएड करने का सोचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सभी को शिक्षा के क्षेत्र में आना है। तो हम आप लोग से जानना चाहते हैं कि अभी आपने बहुत सुना होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी, बीएड वर्सेस डीएलएड, कि अगर आपको प्राइमरी में जाना है तो आपको बीएड करना होगा, मतलब बीएड नहीं करना है, आपको डीएलएड करना है। और अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आपको बीएड करना पड़ेगा। तो आप सभी का ग्रेजुएशन हो चुका है, आपने बीएड क्यों सेलेक्ट किया? मैम मेरा बीएड अभी फाइनल ईयर में अरे बीएससी मेरा फाइनल ईयर है, फाइनल तो हो जाएगा ना मैम, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सत्येंद्र। तो कह रहे मैम कि मेरा बीएससी फाइनल ईयर इस टाइम चल रहा है। तो हम पूछ रहे हैं कि आपको बीएड क्यों करना है, आपको डीएलएड क्यों नहीं करना, आप डीएलएड पे क्यों नहीं आए? मैम बीएड करने का मतलब पहले ही से मेरा मन ही था कि मतलब बीएड ही करना है। फिर इसी में सब आ गया था तो कि मतलब प्राइमरी के लिए जैसे डीएलएड हो गया है और बीएड करेंगे तो मतलब पीजी सब देख लेंगे। तो हायर एजुकेशन में जाएंगे? जी मैम, इसीलिए मैं तो हायर एजुकेशन में जाना है? जी मैम। और बताइए, और कोई और बताइए कि आपको, आप लोग को बीएड क्यों करना है, आप लोग को डीएलएड क्यों नहीं, आप लोग उसको ऑप्ट किए? और जितने लोग हैं, तान्या, अपर्णा, आप सभी बताइए। वोकल बनिए यार, आप लोग वोकल बनिए। आप लोग खुद ही इंट्रोवर्ट रहेंगे तो आप लोग टीचर कैसे बनेंगे? बताइए, अपर्णा आप बताइए, या तान्या आप बताइए, कोई बताइए। आप लोग डीएलएड क्यों नहीं करने गए, आप लोग बीएड क्यों करने आए? इंटरैक्टिव सेशन रखने का मेन मोटिव ये था कि हम जानना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स का माइंडसेट, कि आप लोग इस कोर्स को अगर एनरोल किए हैं तो क्यों किए हैं। एक आप लोग का ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा तभी ना आप लोग को हम अच्छे से गाइड कर पाएंगे। बताइए, जितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, इसीलिए हम इसका फायदा उठा के आप लोग से पूछ रहे हैं। मैम बीएससी अकॉर्डिंग जैसे फाइनल ईयर रहेगा तो बीएड का तो जैसे फॉर्म भर सकते ना अकॉर्डिंग में। आप पूछ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर में तो आप बीएड का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? हाँ मैम, यही पूछेंगे फाइनल ईयर में है तो फॉर्म भर सकेंगे कि नहीं। हाँ, और क्या, फाइनल ईयर मतलब अपेयरिंग ईयर, तो आप भर सकते हैं बीएड का। फाइनल ईयर में तो अपेयर होंगे अगले एग्जाम के, अगले कोर्स के एग्जाम के लिए। यस मैम, जैसे 5वां सेमेस्टर मेरा है। अब हम सोचे थे कि आप लोग को हम बताएं, जैसे जैसे अभी प्रिपरेशंस आपकी शुरू होने वाली है कि कैसे आप लोग को प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है। पर हम सोचे थे कि आप लोग एक जैसे हम अगर रिकॉल करें खुद का, कि जब हम प्रिपरेशन अपने प्रिपरेटरी जर्नी में थे तो थोड़ा फैसिनेटिंग लगता था उस कोर्स के बारे में और जानने का। मैम मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए जैसे देखिए मेरा प्रेफरेंस भी यही है
जैसे हमको स्कूल टीचिंग में नहीं जाना, हमको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाना है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बीएड करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, अगर आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो सबसे पहले देखा जाएगा ना कि क्या आपका डोमेन, उसमें डोमेन नॉलेज है कि नहीं उस क्षेत्र में। जैसे अगर आप बीएड कर लेती हैं और अगर उसके बाद आप कल को यूपीएससी देती हैं, मान लीजिए आप बीएड कर ली, फिर आप यूपीएससी देती हैं, फिर जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आपने शिक्षा की एक डिग्री ले ली है, तो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी बढ़ती है कि हाँ, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नियम बनाएंगी या कल को कुछ कदम उठाएंगी, तो लोगों को भरोसा रहेगा कि चूंकि आपने डोमेन सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ी है, तो आप एक अच्छा निर्णय ले सकती हैं। आपको डोमेन नॉलेज पता है, बीएड में क्या होता है, टीचर्स ट्रेनिंग में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक तो हो गया आपका बीएसए, बेसिक शिक्षा अधिकारी, आपके अंडर बहुत सारे, मान लीजिए अगर आप बन जाती हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो आपके अंडर बहुत सारे और ऑफिसर्स आएंगे जिनको कहेंगे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं। जैसे हमने बताया था, अगर आप वीडियो देखी होंगी तो हमने बताया था कि बहुत जितने भी शहर होते हैं, तो वो अलग अलग विकास खंडों में बटे होते हैं। हाँ। तो होता क्या है कि सभी विकास खंडों के अपने अलग अलग एक बीईओ होते हैं, है ना? तो सभी भी एक तो आप बीईओ भी बन सकती हैं, तो वो ब्लॉक की जितने भी एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो आपके अंडर रहेगी, है ना? यस मैम। अगर आप थोड़ा उससे ऊपर उठती हैं तो आपको मिलेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिनके अंदर पूरा सभी बीईओ आते हैं, ठीक? तो हो गया आपका बीईओ, फिर बीएसए हो गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी। और मान लीजिए आपको थोड़ा और सिविल सर्विसेज में जाना है, मतलब थोड़ा और हायर रैंकिंग पोस्ट में जाना है, तो आपने अगर बीएड कर लिया, ठीक, फिर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया और फिर आप चयन हो गए, मान लीजिए आप चयन हो जाती हैं, आप आईएएस अधिकारी बन जाती हैं, तो बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं कि आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि पोस्टिंग वहां पर आईएएस की होती है, सिविल सर्वेंट की ही होती है। और अगर आप 25 साल से पहले अगर आईएएस अधिकारी बनती हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ सर्विस मांगता है कि आप उस पीरियड ऑफ सर्विस को अगर पार करती हैं, अगर आपके पास उतनी एक्सपीरियंस है, तो आपको सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, जो कि सिविल सर्विसेज के हाईएस्ट रैंकिंग होती है। मतलब आईएएस से भी ऊपर होता है किसी मंत्रालय का सेक्रेटरी। तो अगर आपके पास एक डिग्री रहेगी जो कि सिर्फ एजुकेशन की रहेगी, तो लोगों का भरोसा आप पे रहेगा कि आप जो निर्णय लेंगी वो आप, जैसे मान लीजिए आप बीएड करती हैं, तो आप जब ट्रेनिंग होगी, जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएंगी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगी या जिस भी डिग्री कॉलेजेस में अगर आप जाएंगी, तो आप जब बीएड करेंगी ना, तो आप 2 साल के बीएड में जितने भी ट्रेनिंग प्रोसीजर होते हैं, जितने भी आपके कोर्स रहेंगे, आपको पता रहेगा कि अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है, तभी ना आप जब आप अधिकारी बनेंगे तो आप टीचर्स को, आने वाले टीचर्स को और अच्छे से ट्रेन कर पाएंगी। आपने ट्रेनिंग की है तभी आपको पता चलेगा कि हमारे ट्रेनिंग के समय ये लूप होल्स थे, या इस एरियाज में सावधानी नहीं बरती गई थी, या इस एरिया में जोर नहीं दिया गया था और आपको लगता है कि नहीं देना चाहिए, तो आप एक अलग निर्णय बना सकती हैं। आप एक क्रांतिकारी निर्णय को या डिसीजन को फॉर्म करने के लिए जिम्मेदार भी हो सकती हैं। तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाना है शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको बीएड तो देखिए आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि बीएड जो नहीं करते हैं वो अच्छा निर्णय नहीं ले पाते, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे, पर आपके पास एक प्लस पॉइंट आ जाएगा, आपके पास एक नॉलेज आ जाएगी कि ये सारे एरियाज हैं, इसमें हमको इम्प्रूव करवाना है, टीचर्स को और अच्छे से ट्रेनिंग करवानी है। अगर आपको बीएड करती है तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। मैम आपका बीएड कहाँ से है? हमारा बीएड बीएचयू से हो रहा है। अभी किसी ने पूछा कि एमएड करने के लिए, देखिए एमएड, यही क्वेश्चन था ना आपका, एमएड करने के लिए क्या करना होगा? यस मैम। देखिए एमएड करने के लिए आपको बीएड करना पड़ेगा। आप बीए करके एमएड नहीं कर सकते, एमए करके एमएड नहीं कर सकती। आपको बीएड के लिए, बीएड करने के बाद ही एमएड, जैसे एमए बीएससी के बाद ही एमएससी हो सकता है ना, बीए के बाद एमएससी नहीं कर सकती, है ना? यस। तो उसी तरह आपको अगर एमएड करना है तो आपको पहले बीएड करना होगा, क्योंकि बीएड का ही मास्टर्स डिग्री होता है एमएड। और अगर आपको एमएड की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना बीएड का पढ़ना है। आप जो बीएड सेमेस्टर में पढ़ेंगी, आपको उसी को पढ़ते जाना है, क्योंकि वही चीजें पूछी जाएंगी एमएड के एंट्रेंस एग्जाम से, अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा।
वही चीजें पूछी जाएंगी। मैम तो एमएड करने के बाद क्या क्या स्कोप होता है जो बीएड करने के बाद देखिए एमएड उनके लिए होता है जिनको स्कूल टीचिंग में नहीं जाना। जैसे मान लीजिए आप बीएड कर लेती हैं, आपको स्कूल टीचिंग में नहीं जाना कि हमको नहीं स्कूल जाना, पर हमको नहीं स्कूल जाके पढ़ाना, तो फिर आप क्या करेंगी कि आपको रिसर्च में जाना है, आपको हायर एजुकेशन में जाना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में, डिग्री कॉलेजेस में, तो आप फिर एमएड करेंगी। अगर आप एमएड करती हैं तो आप बीएड वालों को पढ़ाएंगी, है ना। जैसे अभी आप बीएड करके स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगी, है ना, तो वैसे ही आप एमएड करने के बाद आप बीएड के बच्चों को पढ़ाएंगी। समझ में आया? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी ने अभी अलाउ किया है कि अगर आपने मास्टर्स कर लिया और फिर अगर आप उसी डोमेन में नेट निकाल लेती हैं तो आप डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हो सकती हैं। पर देखिए अलाउ एक होता है अलाउ करना और एक होता है प्रेफर करना। तो हो सकता है कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी करके बैठे हुए हैं, इंतजार में है कि कहीं ना कहीं कभी वैकेंसी आए तो हम भर दें। तो अलाउ एक चीज होती है और एक प्रेफरेंस अलग चीज होती है। मान लीजिए आपने सिर्फ मास्टर्स किया है, फिर आपने नेट वगैरह क्लियर कर लिया, लेकिन आपके बगल में एक और कैंडिडेट है जिसने रिसर्च किया है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी हो सकता है कि उसको ज्यादा प्रेफर करे, है ना। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म थोड़ा देखना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप एमएड करते करते आप नेट निकाल लीजिए, आप जेआरएफ निकाल लीजिए। जेआरएफ निकालेंगे तो आपको यूजीसी की तरफ से फंडिंग भी मिलेगी, आप आराम से अपना रिसर्च कर सकती हैं फिर, है ना। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया। और एमएड और टेक्निकल डिग्री, जैसे बीएड तो टेक्निकल है ही, अब एमएड और ज्यादा टेक्निकल डिग्री हो जाएगी, है ना। तो ये सारा प्रोसीजर था। और हम बात कर रहे थे सेमेस्टर की। ब्रीफली थोड़ा सा हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि देखिए पढ़ाई होगी, अभी तो होगी ही, आप लोग की तैयारी को तो करवाया ही जाएगा, तैयारी करवाएंगे ही कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे एंट्रेंस पास करेंगे। पर हम सोचे हैं कि आप लोग को एक ब्रीफली थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें कि बीएड के 4 सालों में आप लोग को पढ़ना क्या क्या होता है। ये थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल को और बढ़ा देगा, फैसिनेट करता है पहले ही जानना कि क्या क्या आप लोग जाके पढ़ेंगे आगे, है ना। तो देखिए आपका बीएड 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होगा, है ना, 4 सेमेस्टर होगा। इसमें सेमेस्टर 1 में कॉन्टेम्परेरी इंडियन सोसाइटी आप लोग पढ़ेंगे, पहला सब्जेक्ट रहेगा। इसमें आप लोग जितने भी कमीशन आए हैं, कोठारी कमीशन, रामामूर्ति कमीशन और एनईपी 2020, 1986 और सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009-10, ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आप साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि आपको बच्चों को ही पढ़ाना है ना, तो बच्चों के साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन पर्सपेक्टिव और एजुकेशन पढ़ेंगे कि भारत में एजुकेशन का क्या हिस्ट्री और बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ेंगे। फिर आप लोग का अलग अलग डिसिप्लिन आएगा, मतलब कि आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे मैथ, साइंस, लैंग्वेज और सोशल साइंसेस में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, है ना। तो जो आप सेलेक्ट किए होंगे आपको उसी के हिसाब से आप लोग को अलॉट किया जाएगा। फिर रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन टेक्स्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, आप बीएड में आएंगे तो पता चलेगा। फिर म्यूजिक, ड्रामा, करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब होती हैं। और फिर सेमेस्टर 2 जब आएंगे तो लर्निंग एंड टीचिंग की आप शिक्षण की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड होते हैं, कौन कौन से टीचिंग मैगजीन्स होते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे। और अंडरस्टैंडिंग स्कूल एंड क्लासरूम, जैसे आप स्कूल के स्ट्रक्चर को, स्कूल चेन के स्ट्रक्चर को, आप क्लासरूम के स्ट्रक्चर को, लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी की क्या सुविधाएं होनी चाहिए, एक स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये सभी आप समझेंगे। उसके बाद आएंगे आप लोग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, एक भाषा एक करिकुलम में कैसे विकसित हुई, उसकी क्या इंपॉर्टेंस बनी, उसकी क्या सिग्निफिकेंस हुआ, ये आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फिर एक आपको सेकेंड सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा 2 टीचिंग सब्जेक्ट, मतलब कि टीचिंग सब्जेक्ट 1 और टीचिंग सब्जेक्ट 2, मतलब कि आपका प्रेफर्ड टीचिंग सब्जेक्ट पहला क्या। जैसे अब मेरा ग्रेजुएशन हुआ बॉटनी और जूलॉजी से, तो मेरा पहला टीचिंग सब्जेक्ट हुआ लाइफ साइंस, क्योंकि लाइफ साइंस मतलब बॉटनी और जूलॉजी। और मेरा सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उसी तरह आपको अपने मन से आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट अलॉट होंगे, आपको फिल करना पड़ेगा आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। फिर होता है आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी का रोल एजुकेशन में क्या होता है, एक कंप्यूटर
और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पढ़ेंगे। फिर योगा एंड फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स, ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर सेमेस्टर 3 आपका प्रॉपर, जैसे मान लीजिए बीएचयू की अगर हम बात करें, हम स्पेसिफिकली बीएचयू की बात कर रहे हैं, अगर आप सेमेस्टर 3 में आएंगे तो आपका पूरा 3 महीने का स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। मतलब आपको एक स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, वहां पर आप लोग को जाके पढ़ाना पड़ेगा। उसमें आपका 1 हफ्ते का माइक्रो टीचिंग होता है। माइक्रो टीचिंग मतलब कि क्लास में ही एक माहौल बनाया जाएगा कि आप टीचर हैं और सामने आपके बैठे क्लासमेट, आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे पढ़ाना है। तो फिर टीचर इस पर असेसमेंट आपका करेगा। एक तरह का प्रैक्टिस होगा, मतलब एक एक्चुअल क्लासरूम का एक मिनिएचर फॉर्म होता है माइक्रो टीचिंग का सेटअप, है ना। उसके बाद आपका 16 हफ्ते का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, जिसमें आप लोग को 80 लेसन प्लान बनाना होगा, बहुत टीचिंग मटेरियल बनाना होगा, एक्चुअल टीचिंग जैसे होती है वैसे ही बनाना होगा। और जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो नॉलेज एंड करिकुलम आप लोग पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट, पीस और हेल्थ एजुकेशन आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप इंक्लूजन पढ़ेंगे। इंक्लूजन मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे, जैसे स्पेशल बच्चों को भी एक नॉर्मल बच्चों के स्कूल में एक इंटीग्रेटेड माहौल में पढ़ाने को कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। आप लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग को कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए रहेंगे, उसमें से आप लोग को एक सिलेक्ट करना होगा, जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एजुकेशन, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग और म्यूजिक एजुकेशन। ये सभी में से आप लोग को कोई एक चीज सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट आप लोग फिर उसको पढ़ेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ, मतलब ये सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला है कि आपने पूरे बीएड में आपने जितनी भी चीजें सीखी, उसमें आप लोग एक रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट लिखना पड़ेगा कि आपने क्या सीखी। आपको एक क्रिटिकली अपने आप को एनालाइज करना होगा इस सब्जेक्ट के अंदर। और फिर आपका लास्ट में आता है जो कि थोड़ा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, वो होता है कम्युनिटी वर्क। इसमें आप लोग को स्काउट एंड गाइड करवाया जाएगा। फिर आप लोग को पेरेंट टीचर एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज करना समझाया जाएगा। फिर आपको फर्स्ट एड किट के बारे में बताया जाएगा, फर्स्ट एड के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको अलग अलग ओल्ड एज शेल्टर्स या जितने भी तरह के भी अनाथालय हैं या शेल्टर्स हैं, आप लोग को कम्युनिटी वर्क करवाया वहां जाएगा। फिर आप लोग को एनजीओ वर्क करना पड़ेगा, टूर्स होंगे। तो ऐसे करते करते आपका 2 साल का बीएड बीत जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, पर अल्टीमेटली वो करते क्या है कि जैसे मान लीजिए जो सेमेस्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में हो जाएगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सेमेस्टर 3 में हो जाएगा। तो पढ़ना वही सब है, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। और किसी की कोई क्वेरी, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है जैसे सिलेबस वगैरह, बीएड क्या होता है, ये सब पे वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, सिलेबस से बन जाएगा डिटेल्ड में। तो अभी सिलेबस वगैरह डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है कि हम ऑलरेडी करेंगे ही, 2 बार करने का कोई फायदा नहीं है। तो और किसी को कुछ पूछना है बीएड कोर्स से रिलेटेड? अब देखिए बीएड कर तो लिए आप लोग, मेरी बात सुनिए, आप लोग बीएड कर तो लेंगे, ठीक है। सिर्फ बीएड करने के बाद बैठना नहीं है ना घर पे, नौकरी करनी है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कौन सा एरिया सब लोग जो फेमस है वो लोग कहाँ जाते हैं? प्राइमरी से तो हट गए बीएड वाले, प्राइमरी से तो हट गए हम लोग। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सेकेंड माध्यमिक में जाएंगे, उच्च माध्यमिक में जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, जीजीआईसी इंटर कॉलेजेस वगैरह, और हायर एजुकेशन हो गया और एमएड करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप लोग वैकेंसी आती है 6 to 8 की, मान लीजिए कल को वैकेंसी आती है 6 to 8 की या कहीं की भी वैकेंसी आती है, तो उसको पार करने के बाद जैसे पहला होगा यूपी टेट या सी टेट आप लोग पार करेंगे। फिर उसके बाद जब सुपर टेट होगा, तो सुपर टेट के बाद अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हम कहते हैं कि एकेडमिक लेवल के स्कोर्स को इवेल्युएट किया जाएगा, उनके कुछ परसेंटेज लिए जाएंगे और फिर उसको सुपर टेट के नंबर में ऐड किया जाएगा, फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसमें आपके बीएड के भी नंबर ऐड होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सेमेस्टर मतलब एंट्रेंस क्लियर करने के बाद जब आप बीएड में जाएंगे तो डे 1 से अपने सीजीपीए के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके सीजीपीए मैटर करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं कॉलेज में सीजीपीए मैटर नहीं करता, करता है, सब करता है। सीजीपीए पे वर्क कीजिएगा ताकि कल को जब आपके सीजीपीए का परसेंटेज या ऑल ओवर परसेंटेज के कुछ परसेंटेज लिया जाए सुपर टेट के स्कोर में ऐड करने के लिए, तो एक अच्छा खासा परसेंटेज वो निकल कर आए। ये हो गया। और अगर आप बीएड अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपका एमएड का एंट्रेंस अच्छे से आसान हो जाएगा और निकालना उसका। और अगर आप एमएड अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका नेट जेआरएफ निकालना आसान। देखिए
बाकी के कंपैरिजन में, बाकी डोमेन के नेट जारो के कंपैरिजन में जो एडुकेशन में जो नेट जारो होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता है। इसीलिए अगर आप लोग सिर्फ बीएड ही अच्छे से पढ़ेंगे और सिर्फ अगर एमएड अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेंगे तो आपका जेआरएफ पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। इसीलिए बीएड में एडमिशन लेते ही इसको सीरियसली लीजिएगा। उसके बाद होता है मैम बेचू डी और इलाहाबाद का कट ऑफ बता दीजिए तो। किसका कट ऑफ? बेचू का और डी का बीएड के लिए। बीएड सोशल साइंस और बीएड लैंग्वेजेस, ये सब के अलग अलग कट ऑफ होते हैं। तो जैसे कुल मिला के आपको ऑलमोस्ट जैसे 400 नंबर का होता है तो 250 तक या 250 अबव कोशिश कीजिए कि आपका आ जाए। एक सेफ जोन में आप आ जाएंगे। उससे और आगे बढ़ सकते हो तो उसके और आगे बढ़ी, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी एग्जाम का, चाहे बीएड हो कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन बहुत टफ है। इसीलिए तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। आपका वो वाला सिचुएशन ना है कि आप हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता है, वो वाला सेकंड थॉट ना आए। इसीलिए कट ऑफ का अगर आप लोग टारगेट बनाएंगे तो कट ऑफ तक ही आएगा। कट ऑफ के आगे ऊपर तक का टारगेट बनाइए। और किसी को कुछ क्वेरी है? देखिए कट ऑफ हमको सारी यूनिवर्सिटी का भी क्लियर नहीं है, क्योंकि हर साल फ्लक्चुएट करता है पेपर के ऊपर। सबसे बड़ी बात पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इस पे वीडियो एक बना देंगे कि पिछले 2-3 साल तक अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्या क्या कट ऑफ मेरिट लिस्ट में थे, उसके आपको डिटेल स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी हम कुछ यूनिवर्सिटी के हमको पता है लेकिन कुछ में हम कंफ्यूज है, मतलब हमको क्लियर नहीं है, तो हम आधी अधूरी जानकारी नहीं दे सकते। हम इस पे प्रॉपर आप लोग को वीडियो के फॉर्म में आप लोग को बता देंगे। सीट के बारे में देखिए मेरे टाइम में जब बीएचओ का कट ऑफ 220 गया था, 220-30 गया था। 249 हाईएस्ट था शायद, 220 तक गया था, तो उतना ही कट ऑफ। मैम सीटेट के लिए अप्लाई करने के लिए पहले बीए मतलब एमए और बीएड कंप्लीट कर लेना हो तभी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए पहले ये था कि सीटेट या यूपीटेट या सीटेट आप तभी दे सकती हैं जब आप बीएड कंप्लीट हो जाए, पहले ही ऐसा था। पर अब ऐसा हो गया है कि अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है बीएड के लिए, तो मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही है तो आप सीटेट दे सकती हैं। जैसे हम खुद अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही थे जब हम सीटेट दिए थे, तो अब ऐसा नहीं रहेगा कि बीएड के बाद ही आप सीटेट दे सकती हैं। और अगर ये फैसिलिटी मिली है तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अगर कोशिश कीजिए कि सीटेट को अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्वालिफाई कर लीजिए तो एक तरह का टेंशन फ्री हो जाएंगे आप लोग, है ना। आगे के लिए पढ़ने के लिए एक तरह का टेंशन खत्म हो जाएगा कि सीटेट भी क्लियर करना है। उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो फिर यूपी टेट होगा, सुपर टेट होगा, उसकी भी तैयारी साइड बाय साइड करते रहिए। पर देखिए जो सीटेट होता है 2 पेपर में होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 1 to 5 होता है, पेपर 2 में 6 to 8 होता है ना। तो अब तो आप लोग बीएड वाले हैं तो फिर आप लोग को पेपर 1 की इतनी जरूरत है नहीं, पर फिर भी आप लोग को निकालना चाहिए पेपर 1। तो जो पेपर 1 होगा आप लोग उसके लिए अगर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की चीजें पढ़ लीजिए तो आप लोग का पेपर 1 निकल जाएगा। अगर आप लोग पेपर 1 के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को अच्छे से कायदे से पढ़ लीजिए तो आप लोग का पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। पेपर 2 जो होता है उसके लिए थोड़ा सा फोर्थ सेमेस्टर तक जाना पड़ता है, थोड़ा सा, पर इतना नहीं है, कठिन नहीं है, आसान ही है, दोनों पढ़ लीजिए। आप लोग बीएड को ही अगर फर्स्ट 3 सेमेस्टर अगर आप लोग पढ़ लिए अच्छे से तो फिर आप लोग का सीटेट क्लियर हो सकता है, हो जाएगा। मैम मतलब सीटेट के लिए अपेयर होने के लिए मास्टर्स जरूरी नहीं है? नहीं मास्टर्स जरूरी नहीं है। आपने अगर बीएड किया हुआ है या अगर आप डीएलएड की हैं तो आप अपियर हो सकती हैं, ऐसे कोई मार्किंग वगैरह नहीं है। और जो सीटेट होता है ना वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, मतलब उसमें जो आपका नंबर आता है बस एक कट ऑफ होता है, उसको पार करना होता है। जैसे 150 नंबर का पेपर होता है ना, 150 नंबर का पेपर होता है और जनरल कैटेगरी में सीटेट का कट ऑफ है 90। तो अगर आपका फर्क नहीं पड़ता कि आपका एग्जैक्ट 90 आ रहा है या 150 में से 150 आ रहा है,
आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पास होने का। तो इसमें इसका मतलब नहीं होता है, लेकिन कुछ जैसे कुछ केवी मान लीजिए कल को कह दिया कि सीटेट के स्कोर का मेरिट बनेगा, उसमें जिसका आपका जितना स्कोर है या बाकी लोग का जितना स्कोर है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो हो सकता है जैसे असम में हुआ था ये, तो आपको नहीं पता है ना कि कब कौन से रूल बदल जाए, क्योंकि कंपटीशन इतनी ज्यादा हो रही है, लोग क्वालिफाई इतनी ज्यादा तरीके से कर रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में कर रहे हैं कि पता नहीं कौन एक नया कानून, एक नया नियम ला दे, एक नया रूल रेगुलेशन ला दे। इसीलिए अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर कीजिए। आप अगर सीटेट देंगे तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपका 120 अबव आ जाए या 100 अबव आ जाए। सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने वाला सिस्टम मत अपनाइएगा, आप हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। किसी को और कुछ पूछना है स्ट्रैटेजी पे? हाँ बोलिए। मैम आपने एमएससी करके बीएड करके फिर सीटेट क्लियर किया था? हाँ मैम पहले आपने एमएससी किया फिर बीएड किया फिर आपने सीटेट क्लियर नहीं, किया? मेरा मास्टर्स नहीं है, मेरा सिर्फ ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के बाद ही हम बीएड कर रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो बनाएंगे कि आप लोग कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। नोटिफिकेशन आया है एनटीए का, 11 मार्च से ही शुरू होगा एग्जाम एनटीए का। पीजी सीयूटी पीजी, यूजी तो बाद में ले रहा है, पहले पीजी ही ले रहा है। तो आप लोग को कुल मिला के 5 महीना है, 4-5 महीना है, उसमें आप लोग को तैयारी करना है। मैम जैसे टेट क्वालिफाई करने के बाद कितने वर्ष के लिए मान्य रहता है? क्या टेट क्लियरफाई करने के बाद क्या होता है? जैसे मैम मान लीजिए कि टेट अगर कोई क्वालिफाई हो गया तो मतलब कितने दिन तक वो मान्य रहेगा? जैसे जो सीटेट होता है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। आप एक बार सीटेट निकालते हैं तो आपका लाइफ टाइम के लिए वो वैलिड रहेगा, जगह भर सकते हैं। और टेट भी उसी तरह होता है? टेट का देखिए क्या है कि टेट तभी आती है, एक मिनट, टेट तभी आती है जब वैकेंसी आने वाली होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका मान लीजिए इस महीने यूपी टेट हुआ, उसके 3-4 महीने बाद ही सुपर टेट हो जाएगा, है ना। तो उसका नहीं लाइफ टाइम होता है। हाँ देखिए, चाहे आप बीएड बीएचयू से कीजिए या बीएड किसी भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कीजिए, आप इलाहाबाद से कीजिए, आप RIE NCERT से कीजिए, आप कहीं से भी कीजिए, हर जगह का सिलेबस एक होता है, करिकुलम एक होता है, टीचर्स ट्रेनिंग हर जगह एक होती है। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट वैरी करे, जैसे BHU में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी नाम का सब्जेक्ट होता है, ये यहाँ पर ऑप्शनल के रूप में दिया गया है। लेकिन विद्यापीठ में अगर आप लोग जाएंगे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो वहां पर एक फर्स्ट सेमेस्टर में ही कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना। तो वैरी कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पर ओवरऑल चीजें सबकी सेम रहती हैं। एक स्ट्रैटेजी वीडियो हम बनाएंगे आप लोग के लिए कि ये सारी स्ट्रैटेजी अपना के आप तैयारी कर सकते हैं। पर हम देखिए सजेस्ट यही करेंगे कि आपकी कमी, आपकी स्ट्रॉन्ग डोमेन नॉलेज, आपके कहाँ कौन से एरिया में नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, कौन से एरिया में वीक है, किस पे वर्क करना है, किस पे वर्क नहीं करना है, सबसे ज्यादा आप जानेंगे, है ना। तो अगर आप ही जानेंगे तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपके अलावा और कोई नहीं बना सकता। हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि क्या ऑप्शंस हैं स्ट्रैटेजीज के, या क्या स्ट्रैटेजी अपना के हम क्लियर किए थे, पर हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी आप पे काम ना करे, है ना। मेरा डोमेन नॉलेज पे मेरी पकड़ थी, तो हमको 1 महीना ही लगा, हम 1 महीने की तैयारी करके निकाले। हो सकता है कि डोमेन नॉलेज आपका उतना स्ट्रांग ना हो, या आपका और अच्छा स्ट्रांग हो, तो क्या पता आप 15 दिन की तैयारी में निकाल दें। बहुत केसेस है ना कि आदमी 10 दिन में पढ़ के निकाल लिया कॉम्पिटिशन, बहुत सारे केसेस हैं। तो स्ट्रैटेजी के ऑप्शंस आप लोग को देंगे, पर अल्टीमेटली बनानी आप लोग को ही है। तो अपने डोमेन एरिया को देखते हुए बनाइएगा।
आपको ऑप्शंस हम दे देंगे कि आप ये सब कर सकते हैं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर 11 मार्क्स से है तो आप लोग अभी से ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, या आप अभी डोमेन नॉलेज पे पढ़िए, अभी 75 क्वेश्चन वाले पे कीजिए, ध्यान दीजिए। अभी बताएंगे 75 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वाला क्या है, अभी वीडियो आप लोग जब देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर आप लोग को पता है तो बता दें कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 25 क्वेश्चन जनरल होंगे और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे। जो 25 क्वेश्चन है वो जनरल पेपर रहेगा, मतलब आपका करंट अफेयर, एजुकेशनल सिनेरियोज और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, ये सभी चीजें आएंगी। और जो 75 क्वेश्चन है वो डोमेन वाला है, उसमें आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो आप जिसका आप चयन किए हैं वो आएगा। तो आपका डोमेन नॉलेज क्या है, उसमें आपकी कितनी पकड़ है, ये आप ही लोग को पता होगा, ये कोई और आपको नहीं बताएगा। तो अगर आपकी पकड़ उसमें ज्यादा अच्छी है तो आप फिर जनरल पेपर भी अभी से ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा डोमेन नॉलेज अभी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा कमजोर है, इसके और वो करना है, तो आप अभी डोमेन नॉलेज ही पढ़िए और बाद में जब एग्जाम आने वाला होगा तब आप थोड़ा 25 क्वेश्चन वाले पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कि ये स्ट्रैटेजी के लिए हम अच्छा अपने से बना सकते हो, आप अपने से बनाइए। मैम जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड करने के बाद अगर सीटेट अगर कोई क्वालिफाई हो जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड करने के बाद अगर सीटेट अगर क्वालिफाई हो जाएंगे फिर तो मैम उसके कहने का मतलब फिर ऑल इंडिया जैसे टीचर का तो मतलब देख सकते हैं भर्ती फिर। देखिए सीटेट क्या होता है, सीटेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग डिग्री होती है, एक सर्टिफिकेट होती है जो आपको अलाउ करती है कि कहीं वैकेंसी निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट निकालने का मतलब ये नहीं होता कि नौकरी मिल ही जाती है। तो कहने का मतलब ये मैम जैसे कहने का मतलब है कि कहीं जैसे अगर जाएंगे अदर स्टेट में यूपी के अलावा तो मांगेगा बिहार बीएड, हाँ देखिए, हरियाणा बीएड देखिए ऐसे मांग करना। देखिए जो सीटेट होता है ना उसका फुल फॉर्म पहले देखिए, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, सेंट्रल है। तो जैसे मान लीजिए हम आप लोग अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोग हमसे बताए थे कि हर राज्य का अपना एक अलग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे यूपी का होता है यूपी टेट, बिहार का होता है बिहार टेट, आंध्र प्रदेश का होता है आंध्र प्रदेश टेट, राजस्थान का होता है राजस्थान टेट, है ना, तो मध्य प्रदेश का होता है एमपी टेट। तो हर राज्य, जितने भी राज्य हैं भारत के, सबका अपना अपना एक अलग अलग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो फिर आपको उनके राज्य वाले टेट को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑल ओवर इंडिया आप वैलिड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने सीटेट क्वालिफाई कर लिया दोनों पेपर, उसमें अगर मान लीजिए कल को यूपी टेट होता है तो वो मेरे ऊपर है, हम जा भी सकते हैं उसमें, हम नहीं भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है ना, हम डायरेक्ट सुपर टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य में अगर वैकेंसी निकलती है, वहां का सुपर टेट होता है, तो आप डायरेक्टली सुपर टेट को अप्लाई कर सकते हैं, वहां के राज्य के टेट को फिर आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए नेहा। मैम ये पूछना था कि जो मॉपअप राउंड होगा अभी बीएचयू का, तो क्या उसमें मेरिट बनेगी जितने कैंडिडेट आएंगे, या फिर केवल अगर आप आएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा डायरेक्टली? नहीं, ऐसा नहीं होता है, आएंगे तो हो जाएगा। देखिए मॉपअप राउंड में भी प्रॉपर होता है, मतलब मेरिट देखा जाता है। मॉपअप राउंड पे बहुत सारे वीडियोस विपुल सर ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप चैनल पे एक बार देखिए, आपको मॉपअप राउंड की जितने भी इंफॉर्मेशन है ना आपको मिल जाएंगे। मिला था तो इसलिए मैंने पूछा। मैम ये बता सकती हैं क्या आपके बीएड साइंस का अभी कितना चल रहा है, क्या एडमिशन का प्रोसेस? देखिए बीएड साइंस, हम आपके एडुकेटर बीएड साइंस के ही हैं, है ना, तो उसके अभी कोर्सेज शुरू हो ही चुके हैं, अभी क्लासेस शुरू होने वाली है। आप सूरज सर से कांटेक्ट, आप सूरज सर। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। क्या जाएगा, पेड कोर्सेज चल ही रही हैं। जैसे मान लीजिए आप करते हैं उसको, एडमिशन लेते हैं पेड कोर्सेज में, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएंगी कि कौन कौन से उसमें फैसिलिटीज आप लोग को प्रोवाइड होंगी, लाइव लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल, PYQ प्रीवियस ईयर पेपर, उसके डीप एनालिसिस।
तो आप नंबर वगैरह दिए रहते हैं, आप उस पर बात कर लीजिए कि कैसे क्या कोर्सेज, उसमें क्या क्या आप लोग को और मिलेगा। टीचमेंट में शायद क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर उसका फायदा होता है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी एक आर्काइव में मिलता है, तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सूरज सर के द्वारा। ओके मैम, थैंक यू। अगर आप लोग का एडमिशन लेना है, मतलब अगर आप लोग कोर्स से बैचेस ज्वाइन करनी है तो आप लोग उसे जल्दी कीजिए, क्योंकि क्लासेस, क्योंकि नोटिफिकेशन में आया है ना कि 11 मार्च से ही एग्जाम वो एनटीए ले रहा है, तो Yes, ma'am. ऑलमोस्ट कम से कम आप लोग को तैयारी अच्छी करनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि बहुत कंपटीशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एक एक नंबर पे कंपटीशन है ना, और सीट कम है। मैम मैंने फिलहाल एग्जाम दिया है, तो मेरा अभी 193 स्कोर है और वो भी जनरल का है, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं मॉपअप में मतलब पार्टिसिपेट करूं या ना करूं, क्योंकि अभी कुछ लिस्ट पता नहीं कीजिए, चल आप कीजिए। देखिए, काउंसलिंग का, मॉपअप राउंड्स का कोई मौका मत छोड़ा कीजिए, आप हर जगह अप्लाई कीजिए, आप एकदम लास्ट तक काउंसलिंग हो रहा है वहां भी अप्लाई कीजिए, क्या पता मिल जाए सीट, है ना? तो मैम क्योंकि लोग फिलहाल छोड़ते भी ना सीट। मैम फिलहाल समझ नहीं आ रहा कि कितना मेरिट जा रहा है या फिर क्या हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी वेट करूं या क्या करूं। ये दिक्कत बीएचयू में भी हाँ कुछ समय से ही हो रहा है, जैसे जब से एनटीए हम कोई लिस्ट कुछ भी जारी नहीं हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। जब से एनटीए कंडक्ट करना शुरू किया है तो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ाई हैं। जैसे मतलब जब बीएचयू अपने से पूरा लेता था तो प्रॉपर प्रीवियस पेपर अगर लगाता था अपने वेबसाइट पे, प्रॉपर मेरिट लिस्ट अपलोड होती थी, पता चल जाता था कि इसका मेरिट क्या जा रहा है, इसका कट ऑफ क्या जा रहा है। पर अभी अगर आपको वेट कर करना ही है चल रहा है अभी, तो अभी विपुल सर इस पर शायद बना रहे हैं, बहुत सारे वो वीडियोस मॉपअप राउंड से बनाए हुए हैं, कट ऑफ क्या चल रहा है, क्या कट ऑफ नहीं चल रहा है। पर फिर भी आपको हम लोग पता करते हैं फिर कैसे क्या किसका कट ऑफ कितना चल रहा है, आप तक जानकारी पहुंच जाए। अगर इन्फॉर्मेशन इस पर मिल जाती तो थोड़ा सा मतलब अच्छा हो जाता है। ये मैं पर्सनली रिक्वेस्ट भी, क्योंकि हम काफी परेशान हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम दोबारा तो मतलब आप मतलब अगर आप बनारस में रहती हैं तो आप फैकल्टी जाके ही पता कर सकती हैं। नहीं मैम, बनारस में हम नहीं है इस वक्त, बनारस में नहीं है तो फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोशिश हम लोग करेंगे कि हम लोग फैकल्टी जाके पता करें, या कैसे जो भी सोर्स हम लोग को मिलेगा हम लोग पता करते हैं, हम लोग बताते हैं कि कितना कट ऑफ कितना क्या चल रहा है। ओके मैम, थैंक यू। मैम अभी सीट तो फुल नहीं हुई है या हो गई है? देखिए, क्या एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है हमको पूरी तरह से आइडिया इसका नहीं है, पर फिर भी आपको जो इन्फॉर्म हम लोग को मिलेगी आपको ये जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपका काउंसलिंग नहीं छूटने पाए, आप लेकिन करते रहिए, कराते रहिए हर जगह काउंसलिंग, छोड़िए मत। थैंक यू। हाँ बोलिए अंजलि। अंजलि ने हैंड रेस किया, बताइए अंजलि क्या आपको पूछना है? हाँ हेलो मैम, मैं पूछ रही हूँ कि अगर एफिलिएटेड में एडमिशन मिलता है तो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली, किसकी डिग्री मिलेगी? बीएचयू की बात कर रही हो ना? हाँ हाँ। तो ऑब्वियसली डिग्री किसकी मिलेगी? बीएचयू की मिलेगी, है कि नहीं? देखिए, बीएचयू वगैरह में एफिलिएटेड मेन कैंपस कुछ नहीं होता है, मतलब एजुकेशन कैसी मिलती है, मतलब मेन कैंपस के अकॉर्डिंग कुछ? देखिए, सिर्फ एक बस हवा उड़ा हुआ है कि मेन कैंपस, पढ़ाई हर जगह होती है, एक जैसी होती है, और उससे भी अगर आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि पढ़ाई आपको खुद से करनी पड़ती है, चाहे मेन कैंपस में रह रही हो या आप एफिलिएटेड में रह रही हो, आपको पढ़ाई खुद से ही करना पड़ेगा। वो तो है ना, पढ़ाई तो खुद से करना पड़ेगा, चाहे आप मेन कैंपस में हो या एफिलिएटेड में। हाँ हाँ। कुछ एक ये फर्क होता नहीं है कि माइंड में कि हाँ मेन कैंपस का हम लोग लक्ष्य लेके चलते हैं, फिर एफिलिएटेड में देखिए, एफिलिएटेड मिल लक्ष्य जाता लेके है। चलिए, ऑब्वियसली फैसिलिटीज बहुत मिलती है, जैसे अगर आप मेन कैंपस बीएचयू के मेन कैंपस में हाँ जाती हैं वही तो जो मिलती है बहुत वही सारी उसी। हाँ हाँ। बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे आप सेंट्रल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकती हैं, आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा, आपको जितनी हेल्थ भी कार्ड, हाँ हाँ वो चीज। जितनी भी सुविधा। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा हाँ कि अभी मेरा वो मतलब मैंने फी पेमेंट कर दिया, एडजस्टमेंट फी होता है वो भी मैंने पे कर दिया है, और लेकिन लॉक अभी तक मैंने नहीं किया है, तो मुझे लॉक कर देना चाहिए या फिर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा? क्या क्या बोल रही हैं? क्या क्या मिला है, कौन सा कोर्स, मतलब बीएड में क्या? मेरा बीएड वही साइंस, बीएड साइंस।
तो कौन सा कॉलेज, मतलब एफिलिएटेड या मेन कैंपस? एफिलिएटेड है। कौन सा कॉलेज? बसंता की वीसीडब्ल्यू, हाँ हाँ, आर वीसीडब्ल्यू। बसंता कॉलेज वुमेन, हाँ क्या बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत सही कॉलेज है। अल्टीमेटली आपको देखिए एग्जाम, आपको चाहे आप चुको कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज में जाइए, एग्जाम आपको फैकल्टी में जाके देना पड़ेगा, है ना। पेपर्स आपके कमच्छा में जो है वहां पर, जो कि मच्छा में है, वहीं पर हाँ। आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। आप के पेपर जो होते हैं वो आपके फैकल्टी के भी टीचर चेक कर सकते हैं, आपके खुद के भी टीचर चेक करते हैं, आरएमएला के भी टीचर चेक करते हैं, तो इंटरचेंज होता रहता है हर जगह। अच्छा। और जितनी भी चीजें जैसे आपकी डिग्री में नहीं लिखा रहेगा, है ना, आपके डिग्री में नहीं लिखा रहेगा कि बसंता कॉलेज वुमेन से थी, या आपकी डीएवी कॉलेज से थी, कि आप आरएमएला से थी, बीएचयू लिखा रहेगा। नहीं, मैं पूछ रही थी कि मुझे एडमिट कार्ड भी जनरेट हो गया है, एडमिशन मैंने पे कर तो दिया ले है पूरा लीजिए, फंड। अब में दिक्कत नहीं तो है। नहीं, मैंने अभी लॉक नहीं किया सीट, ये पूछ रही थी मैं। तो वो लॉक कर देना चाहिए मुझे कि ऑटोमेटिक हो जाएगा? नहीं, अब आप लॉक क्योंकि कर लेना। अब तो अपग्रेड का कोई चांस नहीं है ना, मैंने फी भी पूरा पे कर दिया है। देखिए आप अपग्रेड अगर हो सके तो उसको और करवा लीजिए, नहीं तो आप लॉक करवा लीजिए, है ना, चांसेस भी तो अगर लिमिटेड अगर अगर लॉक नहीं करवाते तो इससे कोई लॉस तो नहीं होगा ना? वेरिफिकेशन के लिए हमें आना है, 3 तक डेट दिया गया है हमें। देखिए ये सब चीजें ना, देखिए अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस होती है ना बीएचओ की, लॉक करवाएं कि प्रेफरेंस क्या होता है, या कट ऑफ क्या होता है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो इंफॉर्मेशन होती है ना, तो इसके लिए सबसे एक स्पेशलाइज्ड व्यक्ति है विपुल सर, तो उनको सारी चीजें इन सब के बारे में पता होती है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उतने ओके नहीं ओके, काम कोई करते, नहीं मैम। पर अच्छा, हम एक उनको और बोल देंगे, क्वेश्चन। हाँ। कि आप एक बार इस चीज पे देख लीजिए। अच्छा, आप एक ये और क्वेश्चन था मेरा कि जो हम स्कूल में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए बीएड के टाइम में, हाँ, तो वो 6 महीने के अंदर पे भेजते हैं, या जब लास्ट सेमेस्टर जब होता है, 4th सेमेस्टर, उस टाइम जाना होता है? जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाती हैं जी जी। तो आपका पूरा प्रॉपर स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। जैसे अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं, जैसे हम अभी थर्ड सेमेस्टर में, हम लोग का शुरू होने वाला है 3 अक्टूबर से हम लोग का टीचिंग शुरू होने वाला है। जी। जब आप सेकंड सेमेस्टर में होते तो 1 हफ्ते का इंटर्नशिप करवाया जाता है, तो उसमें भी आप लोग को 1 हफ्ते जाना पड़ता है एक्चुअल टीचिंग करने स्कूल में, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में? तो जब आप सेकंड सेमेस्टर में, अच्छा। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगी तो आपको 1 हफ्ते का इंटर्नशिप करना पड़ेगा किसी स्कूल में जाके, प्रॉपर टीचिंग करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो प्रॉपर थर्ड सेमेस्टर पूरा 3 महीना टीचिंग है। अच्छा। आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, आपको प्रॉपर वहां जाके पढ़ाना पड़ेगा एक टीचर की तरह। आपका असेसमेंट भी उसी पर ही होगा, असेसमेंट भी उसी पर होगा। आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, आपकी टीचिंग एड पर नंबर मिलेगा, आपकी टीचिंग स्टाइल पर नंबर मिलेगा, सभी चीजों पे आपका नंबर मिलेगा। ओके मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? देखिए अब टीचिंग जो सब्जेक्ट, अभी किसी ने पूछा कि टीचिंग सब्जेक्ट क्या क्या होता है, वो डिपेंड करेगा आपके ग्रेजुएशन पर कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है। यूजुअली लोग 2-3 सब्जेक्ट से ही करते हैं ना ग्रेजुएशन, कुछ कोर्सेज होते हैं जो अंत में जाके ऑनर्स बन जाते हैं, तो फिर वो लोग देखते हैं कि वो फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में वो लोग क्या क्या और पढ़े थे। तो जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहेगा वही आपका टीचिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपको टीचिंग सब्जेक्ट 1 में क्या आपको करना है, लेना है, ऑप्ट करना है, और टीचिंग सब्जेक्ट 2 में आपको क्या ऑप्ट करना है। जैसे मेरा लाइफ साइंस है पहला और फिजिकल साइंस है दूसरा, उसी तरह किसी का हिस्ट्री होता है, साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, होम साइंस होता है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये सभी चीजें आपके ऊपर है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो पढ़ाना है आप उसे बता सकते हैं। ये आपके स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट हो जाएंगे। आपको कोई भी क्लास अलॉट कर दिया जाएगा, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर नहीं रहता है कि आप कौन से क्लासेस अलॉट किए जाए। आपको कोई भी क्लास अलॉट किया जा सकता है, तो आपको सबके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और किसी को डाउट? तो यदि हम आप लोग से पूछें कि
12th के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाने को मिलेगा। देखिए कुछ-कुछ स्कूल्स में आप लोग को अलाउ कर दिया जाएगा कि आप लोग जाइए पढ़ाइए। पर जहाँ तक हम सुने हैं कि हम लोग चूँकि टीचर इंटर्न्स है ना, हम लोग इंटर्न्स हैं, हम लोग इंटर्नशिप करने जा रहे हैं। हम लोग प्रॉपर टीचर अभी नहीं बने हैं ना, बीएड की डिग्री नहीं मिली है। और जो क्लासेस 10th होती हैं, 12th होती हैं, वो बोर्ड्स की क्लासेस होती हैं। तो उनको जो पढ़ाने का मतलब है कि प्रॉपर स्कूल के रिजल्ट पे इफेक्ट होना, तो यूजुअली नहीं दिया जाता है इंटर्न्स को। पर कुछ-कुछ स्कूल अगर आप अच्छे से पढ़ा रही हैं, डोमेन नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि आपको मिल जाए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बीएड की तैयारी के लिए बुक बताइए। देखिए अब देखिए किताब में देखिए एक स्पेसिफिक किताब हम नहीं सजेस्ट करेंगे, कोई भी आप लोग किताब लीजिए। इंटरनेट इज अ फ्री एजुकेशन। आप और फिर हम नोट्स अवेलेबल करवाएंगे ही। और देखिए जो 75 क्वेश्चंस वाला जो पार्ट बी आपका पेपर में आएगा, है ना, तो उसको आप लोग पढ़ने के लिए आपको ना खुद का ग्रेजुएशन का प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप लोग पहले अपना 75 वाले क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन इस समय कर रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं, आप लोग उसको पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद आपको हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि बुक्स क्या-क्या अवेलेबल हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपको इसके लिए कोई अलग से किताब लेने की जरूरत पड़ेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड हम आप लोगों को बता देंगे, पीवाईक्यू हम सॉल्व करवा देंगे और जितनी भी चीजें बाकी हैं वो हम करवा ही देंगे। नोट्स अवेलेबल होंगे ही। तो हमको नहीं लगता है कुछ अलग से चाहिए होगा किताब। किताब क्या 3 महीने के लिए किताब लोगे तुम लोग? और किसी कुछ पूछना है? हेलो मैम। मैम जैसे हम लोग के यहाँ जैसे 2 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं फाइनल ईयर में। तो जैसे अगर बीएड का एंट्रेंस देंगे तो मान लीजिए मैथ और फिजिक्स लिए हैं, तो फिजिक्स से तो सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि मैथ और फिजिक्स दोनों से। आप पूछेगा ही। मैथ तो है तो बीएड मैथ में जाओगे तो बीएड मैथ में तो सब पूछेगा ही। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो पूछेगा ही, कंप्यूटर साइंस भी पूछेगा। तो सर अरे मैम जैसे कहने का मतलब ये है कि मैथ और फिजिक्स दोनों से क्वेश्चन पूछेगा? हाँ, दोनों से क्वेश्चन पूछेगा, केमिस्ट्री से भी पूछेगा। अच्छा। और मैम जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग मान लीजिए बेच्यू से दूर से और चाहे इलाहाबाद कोई यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर ले रहे हैं, बेच्यू और ड्यू से मान लीजिए कोई भी चाहे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मान लीजिए कोई हो, उससे मान लीजिए बीएड हम कर ले रहे हैं, तो उसके बाद जैसे हुआ कि एमपी बीएड, बिहार बीएड ये सब मांगेगा तो अप्लाई कर सकते हैं ना, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रहेगा तो? हाँ, किसी भी अप्लाई कर सकते हो। और सीटेट रहेगा तो उस राज्य के टेट से भी कोई मतलब नहीं रहेगा? नहीं, कोई मतलब नहीं रहेगा। देखो अभी कुछ समय पहले बिहार कहा था कि नहीं हम सीटेट नहीं लेंगे, सीटेट वालों को नहीं लेंगे, हमारा बिहार टेट को क्लियर करना पड़ेगा। पर फिर वो अपना फैसला बदल दिया। जो सीटेट होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर आदमी निकाल लिया है तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी वैकेंसी निकलती है, जितने भी उस किसी भी राज्य के टेट होते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको नहीं दे सकते, आप सीधा सुपर टेट का तैयारी कीजिए। फिर इसीलिए लोग सीटेट निकालने की कोशिश करता है ना। ये तो अगर बहुत मेहनत करके तुम सीटेट वाला मुझे पता था मैम, सीटेट वाला बात पता था, बस ये यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल बस इसमें कंफ्यूजन था, ये भी क्लियर हो गया। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड करो, चाहे प्राइवेट से करो, चाहे डिग्री कॉलेज से करो, या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट से करो, सीटेट देते समय थोड़ा ना कोई पूछेगा कि कहाँ से किए बीएड। नहीं मैम, जैसे वो नहीं जैसे ये होता है ना कि मान लीजिए अगर आता है सुपर टेट बिहार का, मान लीजिए बिहार सुपर टेट आएगा तो वो मांग देता है मतलब बिहार बीएड, और नहीं तो एमपी से आएगा तो एमपी बीएड मांग देता है, हरियाणा से रहता है तो हरियाणा बीएड मांगता है, प्लस सीटेट मांगता है अदर राज्य वालों के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी हम इस पे देखेंगे, इस पे अध्ययन करेंगे। अगर कुछ हमको अलग से मिलता है तो हम फिर बताएंगे। ठीक है मैम। हाँ अंजलि, आपने हैंड रेज किया है। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी कि आप सिर्फ बीएड साइंस वालों को टीच करेंगी या और भी? देखो हम जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट टीचिंग सिनेरियोस, और हम बायोलॉजी के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा लेंगे क्योंकि मेरा डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी ही था ग्रेजुएशन में। और टॉपिक्स ऑफ बीएड मतलब देखो पहले बीएड के एंट्रेंस में कॉमन सेंस की टीचिंग एप्टीट्यूड पूछते थे। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा कि यदि आपके बच्चे, आपके क्लास के बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे हैं या आपकी कक्षा में कोई एक विद्यार्थी बदमाशी कर रहा है तो आप उसको क्या
कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। ये पहले के टीचिंग एप्टीट्यूड थे। अब जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं ना, वो एक्चुअल बीएड के सेमेस्टर से चीजें उठा के पूछ ले रही हैं। जैसे पिछले साल पूछा गया था लर्निंग क्या होता है, गैगने के तरफ से लर्निंग क्या होता है। एक साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, उनके हिसाब से लर्निंग की डेफिनेशन क्या थी। अब बताओ तुम लोग ये बीएड के सेमेस्टर में पढ़ोगे, पर पूछ तो वहां एंट्रेंस में लिया। तो हम बीएड के टॉपिक्स भी पढ़ाएंगे, तो उसमें भी अगर बहुत सारी जैसे आरटी एक्ट क्या होता है, 2009 में आया था कि 10 में आया था, समग्र शिक्षा अभियान क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये पहले बीएड के एंट्रेंस में नहीं पूछता था। लेकिन अब चूंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है, तो कुछ क्वेश्चंस वो डायरेक्टली पूछेगा। एजुकेशन सिनेरियो से भी पूछ रहा है क्वेश्चन, एजुकेशन सिनेरियो से पूछेगा, है ना। और जैसे बीएचयू की एक खासियत है, बहुत समय से थी, जैसे मतलब जब वो एनटीए नहीं कंडक्ट कराता तो उससे पहले से ही थी, कि जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, है ना, तो वो उस पर्टिकुलर कोर्स के सेमेस्टर से ही पूछता है। पहले ही पूछता था, मतलब पहले ये बीएचयू के शुरू से है ये, है ना। तो अगर तुम लोग बीएचयू के लिए पढ़ रहे हो तो उस सेमेस्टर का भी कुछ तुम लोग को पढ़ाएंगे, है ना, ताकि अगर वो आज तुम लोग से क्वेश्चन पूछ सके। तो हम ये सब चीजें पढ़ाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट टीचिंग सिनेरियो, बायोलॉजी क्वेश्चंस जो बीएड साइंस के बच्चे हैं, और टॉपिक ऑफ बीएड, ये मेरा डोमेन है, तो हम ये भी सबसे पढ़ाएंगे। तो ये तो कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। टीचिंग एप्टीट्यूड तो सब में आएगा, करंट टीचिंग सिनेरियो तो सब में आएगा, है ना, है कि नहीं, सब में आएगा। तो यहाँ पे कोई बीएड साइंस, लैंग्वेज, सोशल साइंस, ये सब नहीं है, सब में आएगा, कॉमन है, सब लोग पढ़ेंगे। तान्या आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। मैम ये कह रहे थे, मेरे जैसे हमने बीएससी कर रही हूँ मैं, तो लास्ट सेमेस्टर में मैंने बॉटनी और जूलॉजी लिया है, और मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा भी नहीं है अदर सेमेस्टर में। तो जब मैं फॉर्म भरूंगी तो जो मेरा डोमेन क्वेश्चन रहेगा वो केमिस्ट्री से भी रहेगा? हाँ, जैसे ग्रेजुएशन के समय मेरा भी सब्जेक्ट बॉटनी और जूलॉजी ही था, लेकिन जब हम बीएड का एंट्रेंस दिए थे तो उसमें हमसे सब पूछा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब पूछेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, हमें वहीं का बीएड का एग्जाम देना कंपल्सरी है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, क्या हमें यूपी बीएड देना कंपल्सरी है? हाँ, कंपल्सरी है। बल्कि आप चाहे उत्तर प्रदेश में ही क्यों ना हो, आप बिहार में हो, आप किसी भी राज्य में हो, हर राज्य का अपना एक टेट होता है, सॉरी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है ना। एक तो सीयूटी बीएड होता है जिसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। एक होता है हर राज्य का अपना बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जैसे बिहार बीएड होता है, यूपी बीएड होता है। तो आपको उसमें तो बैठना है ही, कोई दो राय नहीं है, बैठना है, क्योंकि इन केस मान लो अगर बीएचयू नहीं निकलता, मान लो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीट नहीं मिलता है, कट ऑफ हाई से जाता है, नहीं मिलता, मान लो नहीं मिलता है, तो बीएड तो करना ही है, डिग्री तो चाहिए कहीं से भी, है ना। तो मान लो तुम एग्जाम बीएचयू का नहीं निकलता है, लेकिन तुमको किसी प्राइवेट कॉलेज, डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना है ना। बनारस में एक फेमस कॉलेज है, शेपा, प्राइवेट है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड है। तो अगर मान लो तुमको वहां एडमिशन लेना है, तो वहां तुमको बीएड, यूपी बीएड का स्कोर मांगेगा। अगर तुम यूपी बीएड नहीं दी होगी तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। और यूपी बीएड का फॉर्मेट क्या था पेपर का? यूपी बीएड का फॉर्मेट अभी जब हम सिलेबस पे वीडियो बना देंगे, कल परसों तक आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम पूरे डिटेल्ड फॉर्म में बताएंगे कि हर एग्जाम का क्या क्या पैटर्न है, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली, और फिर उसमें क्या क्या आप लोग से पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग किसमें है, किसमें नहीं है तो कितनी है ना, कितने नंबर मिल रहे हैं, कितना कट ऑफ जाता है, ये सभी हम बता देंगे एक उसी वीडियो में, आप लोग को कल परसों तक मिल जाएगी। स्टार्ट होगी? हाँ पूछिए। कह रहे मैम कि आपके यहाँ क्लास कब से स्टार्ट होगी? क्लासेस देखिए अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, पर जैसा होगा, जो भी शेड्यूल होगा आप लोग को बता दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। और मैम जैसे अगर बीएचयू बीएड अगर हम कर रहे हैं तो यूपी बीएड का एंट्रेंस देना अनिवार्य है एडमिशन के लिए? अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी बीएड आप दे दीजिए, देना ही है। नहीं, मान लीजिए अगर हमारा बीएचयू अगर निकल गया, अगर हम यूपी बीएड अगर नहीं दिया तो एडमिशन नहीं होगा?
तो बीएचयू निकल गया तो आप बीएचयू में एडमिशन लेंगे ना। तो नहीं ये होता है ना कि जैसे प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो जैसे क्या तो होता वहाँ है यूपी बीएड कि चाहिए होगा, वहाँ यूपी बीएड चाहिए। तो उसी तरह से बीएचयू से करेंगे तो इसमें नहीं ना मांगेगा मैम। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर बस मुझे मैं प्राइवेट करना है, यूपी बीएड में बैठने के बाद सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं होती है, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होते, बहुत सारे सरकारी कॉलेज भी होते हैं यूपी बीएड के अंदर, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ स्टेट यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। किसी को कुछ पूछना है और कोई पूछ रहा? अब नहीं कुछ अच्छा मैम, अगर इसमें से अगर तैयारी कर लेंगे तो यूपी बीएड का भी लगभग तैयारी हो जाएगा कि नहीं? आप क्या हाँ करेंगे? देखिए, हर देखो हर जगह का जो बीएड का सिलेबस है वो एक ही है। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे, यूपी बीएड के लिए भी काम आएगा, बीएचयू बीएड के लिए भी काम आएगा, इलाहाबाद के लिए भी काम आएगा, आरआई के लिए भी काम आएगा, करंट टीचिंग सिनेरियो पढ़ोगे सबके लिए काम आएगा। सबका सिलेबस एक है। डोमेन नॉलेज पढ़ोगे तो सबके लिए काम आएगा, क्योंकि हर बीएड का एग्जाम में 75 या एक मेजर पोर्शन आता है डोमेन नॉलेज से। तो सबका सिलेबस एक है। एक ही कायदे से तैयारी करो तो कई यूनिवर्सिटी निकल सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं। अच्छा बीएचयू इलाहाबाद और डी जो यूनिवर्सिटी है इसका जो एंट्रेंस होगा वो एनटीए के थ्रू होगा क्या? इलाहाबाद अलग से अपना लेता है, अभी तक तो अलग से ले रहा है, अगले साल हो सकता सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनटीए के थ्रू उसका भी होगा क्या साहब? अब एनटीए उसको कंडक्ट कराता है कि नहीं कराता है वो हमको कोई कंफर्म नहीं है, पर वो अलग से एंट्रेंस लेता है। और यदि किसी और कुछ पूछना है? देखिए बीएड में अगर आप लोग एडमिशन लीजिएगा ना तो डे 1 से थोड़ा अच्छा एक प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि बस सेमेस्टर पास करना है, सेमेस्टर में नंबर पास भर का नंबर आ जाए। आप लोग नई जनरेशन के टीचर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा और क्रिएटिव आइडियाज बनाइए, कैसे बच्चों को क्रिएटिव ऑर्थोडॉक्स बाउंड्री से हटिएगा। जैसे कोशिश हमारी भी ये रहती है, आप लोग भी कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग ट्रेडिशनल टीचर मत बनिएगा, ऑर्थोडॉक्स टीचर मत बनिएगा, एक फन टीचर बनिएगा। जनरेशन Z को आप लोग को पढ़ाना है तो उनके माइंडसेट के हिसाब से आप लोग को फिर पढ़ाना पड़ेगा। और किसी को कुछ पूछना है? जितने भी बीएड के एंट्रेंस से ही नहीं, बीएड के सेमेस्टर से भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है? बोलिए अंजलि। हेलो मैम, मैं पूछ रही थी कि जो पीजी में अगर कोई एडमिशन लेता है मतलब बीएड में, तो अगर हॉस्टल मिल रहा है एफिलिएटेड में तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन रहते हैं, कंडीशंस रहते हैं कि बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है? एफिलिएटेड में शायद हॉस्टल नहीं है। नहीं, वीसीडब्ल्यू में तो है। अच्छा वीसीडब्ल्यू में है, आरएमएल में नहीं है। तो वीसीडब्ल्यू में हॉस्टल है तो क्या दिक्कत है हॉस्टल? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि क्या कंडीशन रहते हैं, क्या फॉलो करने होते हैं हमें एडमिशन, वो मतलब अगर हम लेते हैं हॉस्टल तो हमें क्या रूल फॉलो करने होते हैं? अगर हमें बाहर से कुछ करना हो, कोचिंग वगैरह, तो अलाउ करेंगे कि नहीं? मार्केट जाना हो तो ये सब अलाउ करेंगे कि नहीं? हाँ, एक नॉर्मल जैसा हॉस्टल नहीं होता है, जैसे बीएचयू का हॉस्टल होता है वैसे ही सबका हॉस्टल होगा। ऐसा कुछ अलग से रूल रेगुलेशन नहीं होगा हॉस्टल का। जो यूजी में सुना है कि यूजी में मंथ में एक बार ही निकलना अलाउ होता है हॉस्टल से। हाँ, हॉस्टल से एक ही बार निकलना अलाउ होता है। हाँ, बाहर के लिए। नहीं ऐसा तो हमको नहीं लगता, इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल। आप हॉस्टल में भी रहती हो? नहीं, हॉस्टल में नहीं रहते। अच्छा, ओके। तो हो सकता है कि हॉस्टल में ना नहीं, वैसे हमको पूरी तरह नॉलेज नहीं है, पर इस पे हम पता करते हैं तो फिर हम आप लोग को बताएंगे हॉस्टल क्या। कोई नहीं, अब तो जाना है, अब तो पता चल ही जाएगा अब जाने के बाद। और मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हॉस्टल में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है या हमको हॉस्टल नहीं लेना, तो आप लोग बाहर भी रूम ले लीजिए। आई थिंक पीजी वालों के लिए शायद ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होता है, यूजी वालों के लिए होता है, बट मुझे कंफर्म करना था। हाँ, क्योंकि वो लोग नए आए होते हैं ना बच्चे, थोड़ा पीजी वाले थोड़ा मैच्योर होते हैं। हाँ
हाँ, ये भी हो सकता है। पर इतनी स्ट्रिक्टनेस तो नहीं होगी। पर जैसा होगा आप लोग को पता चल ही जाएगा, आप लोग एडमिशन लेंगे तो पहले एडमिशन ले लीजिए आराम से। आप ही लगेगा कि नहीं हॉस्टल आपके में। आपके मार्क्स कितने थे मैम? मेरा मेरा नंबर इतने सारे इंटरेस्ट दिए, भूल थोड़े से बीएचयू के बारे में। नहीं हॉस्पोस हो जा रहा है। इलाहाबाद का हमको भी याद आ रहा है, हमको फिर अलग अलग आज वीडियो में बताएंगे अगर हमको याद आ जाएगा तो। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए थे ना, तो अलग अलग जैसे जो PGQP 01 मेरे समय में जो NTA का जो CUET PG का जो पूरा नोटिफिकेशन था, अलग अलग हर साल अलग अलग कोड होता है। तो मेरे समय में जो कॉमन पेपर था PGQP 01, तो उसमें मेरा परसेंटाइल 93 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था। और फिर BHU का स्कोर अभी याद आ नहीं रहा है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स को। और किसी को कुछ और पूछना है? पूछिए, आप लोग को जो डाउट हो आप लोग से पूछिए। सिर्फ BEड एंट्रेंस ही नहीं, सेमेस्टर से पूछिए, आगे के लिए पूछिए, BEड करने के बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पूछना है पूछिए। आप लोग कुछ जो भी पूछना है आप लोग को। देखिए मान लीजिए इन केस अगर आप लोग का सरकारी में नहीं होता इन केस, तो BEड तो करना ही है, BEड में एडमिशन तो लेना ही है। तो आप लोग मान लीजिए आप लोग जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में, है ना, तो फिर वहां भी अगर आप लोग जाएंगे तो प्रॉपर अच्छे से क्लासेस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि आपको अलाउ कर देते कि पैसा दे दीजिए। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन। मेन कैंपस सिलेक्शन होता है BEड में ना? कैंपस सिलेक्शन, लेकिन BEड में कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है। पर हाँ ऐसा मतलब सकता है कि मान लीजिए प्लेसमेंट तो अगर आप मान लीजिए आपने सीटेट निकाली। हेलो, भेजा गया हो टीचिंग के लिए, मान लीजिए अगर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को अगर आपका टीचिंग स्किल अच्छा लगा, अगर आप क्लास हैंडल करने का तरीका अच्छा लगा, एज ए प्रोफेशनल अगर आप अच्छे लगे, तो हो सकता है कि आपको फिर रिक्रूट कर ले। ये भी होता है। ठीक है, कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है कि आपको सीटेट निकालना ही पड़ेगा, आपको यूपी टेट अगर होता है तो निकालना ही पड़ेगा कोई ना कोई एग्जाम। ये तो है बस एक डिग्री है, भले प्रोफेशनल है लेकिन ये एक डिग्री है ना। आपको नौकरी कोई एग्जाम निकालने के बाद ही होगा, या आप कहीं अप्लाई करेंगे तभी होगा। हेलो, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? मैं ना प्राइवेट स्कूल की बात कर रही हूँ कि उसके लिए स्कूल आते हैं प्लेसमेंट के लिए? नहीं, स्कूल नहीं आते हैं प्लेसमेंट के लिए आपको। हाँ, अगर आपका CGPA अच्छा रहा है BEड में, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, तो फिर आप कहीं भी जाएंगे तो अगर लिखा रहा है कि हाँ BHU से BEड है, एक सीटेट भी क्लियर हो चुका है, CGPA वगैरह अच्छा है, तो आपको प्रेफर कर दिया जाएगा, प्रेफरेंस मिल सकती है। ऐसे प्लेसमेंट नहीं होता। ओके, ठीक, तो हमको लगता है कि ऑलमोस्ट जिसको जितना पूछना था आपने पूछ लिया है। और बहुत सारी चीजें अभी जितनी भी चीजें हैं मैम, जैसे BHU डी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मतलब कोई बच्चे सेलेक्ट हुए कि नहीं आपके यहाँ से? BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहे डी में कोई बच्चे मतलब सेलेक्ट हुए कि नहीं BEड के लिए आपके यहाँ से? BEड साइंस शायद इसी साल से शुरू हुआ है, पर सिलेक्शंस और बाकी हाँ सेलेक्ट हुए हैं। इससे पहले हमसे पहले BEड के मेंटर उत्कर्ष सर थे, वो अभी भी हैं, तो उनके स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनके स्टूडेंट्स तो सेलेक्ट हुए हैं। अब हमारा बैच साइंस से पूछ रहे मैम कि सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं आपके यहाँ से? तो साइंस शायद इसी साल से हुआ है ना शुरू, तो पहला बैच है। वैसे पहला बैच है साइंस का। इससे पहले लैंग्वेजेस के थे, और उत्कर्ष सर के जितने मेंटर थे वो हुए हैं। BEड साइंस का क्लास मतलब किसके माध्यम से चलेगी, आपके माध्यम से किसी और के?
हाँ, हम ही पढ़ाएँगे, टीचमेंट में ही पढ़ाएँगे। टीचिंग में जैसा होगा, जो शेड्यूल होगा, जो प्लेटफ़ॉर्म होगा, आप लोग को बता दिया जाएगा, कैसे क्या होगा। और मैम क्लास कितने घंटे चलेंगी लगभग? सब बता दिया जाएगा आप लोग को, कैसे क्या होगा। अभी हम आप लोग को पूरा श्योर होके नहीं बता सकते हैं कैसे क्या होगा। पर एक अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ेगा, मजबूरी है देनी, क्योंकि देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2-3-4 महीने बाद ही तो एग्ज़ाम है बीएड का, तो यस। उस हिसाब से देना ही पड़ेगा। पर जो भी शेड्यूल रहेगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी है स्टडी कैपिटल का, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, उसको आप लोग छोटे-बड़े डिटेल्स के लिए वहाँ भी इन्फॉर्मेशन पोस्ट होते हैं। आप उसको फ़ॉलो कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। मैम क्लास की टाइमिंग तो पता होगा आपको शायद? सब बता दिया जाएगा भाई, आप लोग जुड़े हुए हैं ना, ग्रुप बना है ना एक, सब बता दिया जाएगा उसी में। एक टाइम टेबल क्या होता है, क्या टाइम टेबल होगा, कितने घंटे का क्लास होगा, कैसे क्या होगा। ठीक है? ठीक है मैम। हमको लगता है कि ऑलमोस्ट हम ड्यू में सिलेक्शंस देखिए, उत्कर्ष सर इससे पहले मेंटोर थे, तो वो कितने सिलेक्शंस कैसे क्या हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। पर सिलेक्शंस हुए हैं और बीएड साइंस आप लोग पहला बैच है, आप लोग भी तैयारी अच्छे से कीजिए, आप लोग को हम गाइड करेंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि बैच में आप लोग के जूनियर्स को हम कह सके कि हाँ, यहाँ से भी सिलेक्शंस हुए थे। ठीक है, तो हमको लगता है कि बहुत सारी जितनी भी आपकी बेसिक कॉमन चीज़ें पेंडिंग थी पूछने की, आप लोग ऑलरेडी पूछ चुके हैं। और जितने भी चीज़ें हैं, जैसे सिलेबस, बीएड क्या होता है, एग्जाम्स कितने हैं, तो वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर ही चुके हैं। जैसे सिलेबस का है, तो हमने डिटेल में पूरा सिलेबस लिखे हुए हैं सारी चीज़ें डिटेल में, तो इसको हम वीडियो के फॉर्म में बताएंगे इसीलिए। और सीट भी हम बता देंगे कौन से कॉलेज में कितना वगैरह सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो और अगर किसी का क्वेश्चन कुछ रह गया या अगर जनरेट होता हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग को क्वेश्चंस लिख सकते हैं, आप लोग को वहाँ पे जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो गई। अब अगला वीडियो आप लोग देखिएगा, अभी डीएलएड पर एक वीडियो आएगा, डीएलएड क्या होता है। ठीक, चलिए तब इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और इसका जो वीडियो बनाएंगे हम सिलेबस पे, उसको आप लोग अच्छे से बैठ के लिखिएगा, एक कॉपी पेन उठा के ले लीजिएगा, सारा सिलेबस एक जगह लिखिएगा, कैसे क्या सिलेबस, आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आप लोग ये सभी चीज़ें। ठीक है, चलिए इसको यहीं समाप्त किया जाए। मैम कहीं क्या? हेलो।